आतिशी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको हमारी चिंता हो रही है मुख्यमंत्री कौन होगा, जरा आप बताएंगे कि आपके विपक्ष का नेता कौन होने वाला है? और भाजपा में तो लोकतंत्र का, वहाँ तो तानाशाही है। जिसको प्रधानमंत्री जी या उनके अमित शाह जी कह देंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा और दिल्ली अच्छे मन के साथ में एक नई गाथा लिखेगी। 12 दिनों तक लगातार मीटिंग, आधा दर्जन विधायकों के नाम पर चर्चा और आज शाम जाकर दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम आखिरकार तय हो गया। कैसे तय हुआ, कितने लेवल की मीटिंग हुई और तब क्या हुआ था जब आज से 27 साल पहले भाजपा को दिल्ली में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। आज के ललन टॉप शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर रुक करेंगे भुवनेश्वर का, जहां के कलिंग इंस्टीट्यूट में आज भी प्रकृति लामसाल को न्याय दिलाने के लिए छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और ललन टॉप की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। इसके अलावा दिन की बाकी सुर्खियां, जिसमें उत्तर प्रदेश में चल रही जबानी मुठभेड़ पर बात होगी और बात होगी थल सेनाध्यक्ष के बयान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दी गई नसीहत पर। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios and Sensodyne Cake. That's the power of pistachio. 19 फरवरी को दिल्ली में जब सुबह हुई तो एक कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल था और ये था 20 फरवरी को होने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र। लिखा था कि कल दोपहर 12:15 पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अगले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इस आयोजन में कौन शामिल होगा, क्या सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं, ये हमने समझा रामलीला ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से। Not only the celebrities are expected to be part of this oath-taking ceremony, to witness the oath-taking ceremony, but also, different representation from different communities is being ensured by the Bharatiya Janata Party, and the farmers from different parts of Delhi have been also invited for the grand show which will be put up on February 20th. यहाँ ये बताना भी मौजूद है कि रामलीला मैदान का चुनाव क्यों सांकेतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही वो मैदान है जहां पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पर शीला दीक्षित सरकार को भ्रष्ट बताते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और निशाने पर यूपीए सरकार भी थी। यही वो मैदान है जहां पर भूमिका रची गई थी आम आदमी पार्टी के गठन के पहले के मसौदों की। यही वो मैदान है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद शपथ ली थी और अब यही वो मैदान है जहां पर सत्ता से उनकी वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्तानशी होने जा रही है। लेकिन अभी सवाल यह कि मुख्यमंत्री का नाम तय करने तक का सफर कैसे तय हुआ। दरअसल 19 फरवरी की शाम 7 बजे भाजपा के विधायक दल की बैठक आहूत की गई। इसमें तय हुआ वो नाम जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी सिद्धांत मोहन। देर शाम तक चली विधायक दल की मीटिंग और इस मीटिंग में तय हुआ कि शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा ने रेखा वर्मा के नाम का ऐलान किया और मंच पर उनका स्वागत किया। रेखा मूलतः हरियाणा की रहने वाली हैं। साल 1974 में उनका जन्म बताया जाता है। पिता की बैंक में नौकरी लगी तो परिवार को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से मास्टर्स और एमबीए की पढ़ाई की है उन्होंने और कॉलेज टाइम से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य रही हैं। छात्र राजनीति में उतरी तो छात्र संघ के साथ साथ संगठन में भी उन्हें जगह मिली। साल 1994 दौलत राम कॉलेज छात्र संघ की सेक्रेटरी, 1995 दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की केंद्र की सेक्रेटरी और 1996 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अंधु की अध्यक्षा। 2002 प्रदेश मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2006 राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा, यानी अब उनकी दिल्ली की कॉलेज पॉलिटिक्स से ऊपर एंट्री हो चुकी थी। 2007 निगम पार्षद उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54, यानी अब उनकी एमसीडी में एंट्री हो गई थी। साल 2007 अध्यक्ष महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति। साल 2009 में भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में महामंत्री का पद मिला। साल 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर सदस्य शामिल किया गया। फिर आता है साल 2010,
वो जिला केशवपुरम भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनाई जाती हैं। फिर साल 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दूसरी बार वो निगम पार्षद बनती हैं। साल 2012 शिक्षा समिति, दिल्ली नगर निगम की समितियां होती हैं, उसमें शिक्षा समिति की अध्यक्ष बनती हैं। साल 2013 में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की उपाध्यक्ष बनती हैं। साल 2013 में ही वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें राष्ट्रीय महिला मोर्चा में वो मंत्री बनाई जाती हैं। और साल 2014 में वो दिल्ली प्रदेश की महामंत्री बनाई जाती हैं, दिल्ली प्रदेश भाजपा की। साल 2015 में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ा। फिर साल 2019 में वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। और साल 2020 में वो शालीमार बाग विधानसभा से फिर से बतौर प्रत्याशी चुनाव में खड़ी हुई। साल 2021 में वो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई, साथ ही उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी बनाई गई। साल 2022 में वो फिर से शालीमार बाग से निगम पार्षद चुनी गई। मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान हुआ तो रेखा गुप्ता के बयान सामने आए। उन्होंने ये कहा, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी। कहा कि दिल्ली की जनता के भले के लिए हर कार्य में आम आदमी पार्टी उनका सहयोग करेगी। ये तो मुख्यमंत्री के बारे में बात हो गई। अब बैक स्टोरी जानते हैं। जब नाम तय नहीं हुए तब तक बहुत सारे नाम चल रहे थे। कभी कोई नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम लेता, कभी आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया का, कभी शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता, तो कभी रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता, मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय या जनकपुरी से विधायक आशीष सूद, सबके नाम चर्चाओं में चल रहे थे। ऐसे में भाजपा ने नाम को तय करने के लिए कई स्तरों पर फिल्टर लगाए। लेकिन फिल्टर पर आए उसके पहले दिल्ली चुनाव के नतीजों का पुनरावलोकन करते हैं। 8 फरवरी 2025 को आए नतीजों में भाजपा को मिली 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें, कांग्रेस को 0। यानी प्रचंड बहुमत से लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें गंवाकर भाजपा के खाते में डाल दी थी। चुनाव नतीजों के बाद जश्न हुए और फिर वो फिल्टर लगने शुरू हुए जिनका हमने जिक्र किया। सबसे पहले जीते हुए चुनिंदा भाजपा विधायकों के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा की मीटिंग हुई। फिर अगली मीटिंग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ हुई। इस समय एक और घटनाक्रम सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के लिए पहले फ्रांस और फिर अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दरमियान संभावित नामों पर भाजपा का संगठन विचार करता रहा, संघ भी प्रतिक्रिया देता रहा। पीएम मोदी लौटे। कुछ और मीटिंग के बाद 19 फरवरी को भाजपा के संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया और इसके बाद इनकी ही मौजूदगी में शाम 7 बजे से विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें चुने नामों पर सहमति बनी। नाम के ऐलान में देर हुई तो पत्रकारों को वक्त मिला और खोजा गया कि भाजपा की दिल्ली में आखिरी बार सरकार कब बनी थी और कब तक रही थी। जवाब है 1993 से 1998 की बात करें तब सुषमा स्वराज 52 दिनों का मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाई थी और उसके बाद चुनाव में सरकार चली गई थी। पर जवाब सिर्फ इतना नहीं है, जानकारियां और भी नत्थी करिए। 1993 से 98 का ये कार्यकाल सुषमा स्वराज बीजेपी की तीसरी मुख्यमंत्री थी। उसके पहले मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। शॉर्ट में कहानी समझिए, इसमें कई मोड़ हैं। साल 1991 में संविधान का 69वां संशोधन पास हुआ। इससे दिल्ली में विधानसभा का पुनर्गठन हुआ। 1993 में राज्य में विधानसभा चुनाव बीजेपी को 49 सीटें, कांग्रेस को 14, जनता दल को 4 और निर्दलीय को 3। ये उस समय की टैली थी। उस समय बीजेपी की प्रदेश इकाई की कमान मदन लाल खुराना के हाथ में थी। लोकप्रिय नेता, दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के चलते कार्यकर्ता उन्हें दिल्ली का शेर कहते थे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, डीटीसी किराए में कमी हो, दूध के महंगे होने पर आंदोलन हो, सब मदन लाल खुराना की सदारत में होता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1980 के बाद से दिल्ली की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई थी। रोजगार और बेहतर अवसर की तलाश में पूर्वांचल की बड़ी आबादी दिल्ली पहुंची। झुग्गी झोपड़ियां भी लगातार बढ़ रही थी। खुराना ने इसको ठीक से समझा, बीजेपी के नए प्रकोष्ठ बनाए, इसका स्वभाव बदला। झुग्गी झोपड़ी के, अनडेवलप्ड कॉलोनीज के, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के नेताओं को भी बीजेपी से जोड़ा और इसका फायदा पार्टी को मिला और पहले ही चुनाव में वो सत्ता में आने में सफल रहे। तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी। उन्होंने तय किया संगठन में जिसके नेतृत्व में जीत मिली वही सरकार का नेतृत्व करे, यानी मदन लाल खुराना बने दिल्ली के मुख्यमंत्री। 2 दिसंबर 1993 को मोती नगर के विधायक मदन लाल खुराना ने मुख्यमंत्री के पद की
शपथ ली। पर तब अंदाजा नहीं था कि खुराना को कार्यकाल पूरा करने में मुश्किल आएगी। 1996 का दौर था। खुराना के इस्तीफे की जब पटकथा लिखी गई, लेखक विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं, 1991 में कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा विदेश से हवाला से पैसे मंगाने के मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने दिल्ली के एक व्यापारी ए.के. जैन के ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई को एक डायरी मिली। डायरी में उन नेताओं और नौकरशाहों को दिए गए 60 करोड़ रुपए का ब्यौरा था जिन्हें हवाला के जरिए पैसा मिला। कहा गया कि सीबीआई के पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं था। इस डायरी में कथित तौर पर कांग्रेस, भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम कोड वर्ड में लिखे थे। डायरी को सिलेक्टिवली लीक किया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री उस समय के नरसिम्हा राव, उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए ऐसा किया। कांग्रेस में आज किस पर आई? माधवराव सिंधिया से लेकर तमाम कद्दावर नेताओं पर। नाम के इनिशियल और कयासबाजी के चलते बीजेपी के भी कई नेताओं की चर्चा हुई, मसलन एल.के. आडवाणी। कथित तौर पर इल्जाम कि उन्होंने 60 लाख रुपए लिए। आडवाणी उस समय गुजरात की गांधीनगर सीट से सांसद थे। नाम सामने आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मैं इस मामले में बरी नहीं हो जाता, संसद नहीं जाऊंगा। आडवाणी ने नैतिकता के आधार पर सांसदी से इस्तीफा दे दिया। 1996 में जब चुनाव हुए तब उनकी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े, लखनऊ के साथ साथ गांधीनगर से भी। जिस डायरी के आधार पर आडवाणी ने इस्तीफा दिया, उस डायरी में एमएल नाम के शख्स के आगे भी 3 लाख रुपए थे। इल्जाम लगे कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का जिक्र है। खुराना ने अपने नेता आडवाणी की देखा देखी 26 फरवरी 1996 को मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। हालांकि कुछ महीनों बाद आडवाणी, खुराना सबको इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। लेकिन खुराना का जो इस्तीफा था उसके 3 दिन पहले ही यानी 23 फरवरी 1996 को भाजपा विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 31 विधायकों ने शालीमार बाग के विधायक साहिब सिंह वर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया। साहिब सिंह वर्मा, जिनके बेटे प्रवेश वर्मा ने इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया। जिस दिन खुराना ने इस्तीफा दिया उसी दिन यानी 26 फरवरी को साहिब सिंह वर्मा ने शपथ ली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्हें सीएम बनाने के पहले बीजेपी की एक रणनीति थी। पार्टी उस समय दिल्ली में ब्राह्मण बनिया पंजाबी की छवि से बाहर निकलना चाहती थी। ग्रामीण इलाकों में साहिब सिंह वर्मा की अच्छी पकड़ थी। बीजेपी को लगा कि इसका असर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होगा। इस लिहाज से साहिब सिंह वर्मा को एक स्वाभाविक चुनाव माना गया। लेकिन 2.5 बरस भी नहीं हुए थे कि साहिब सिंह वर्मा और बीजेपी के सामने एक बार फिर 96 जैसी परिस्थितियां आ गई। महंगाई की मार, प्याज के दामों का शोर दिल्ली से होता हुआ पूरे देश में, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही प्याज की भयानक किल्लत, दाम आसमान छू रहे थे। उस जमाने में 1998 में ये 60 से 80 रुपए किलो तक बिकने शुरू हो गए थे। सरकार ने कुछ तोड़ निकाले, सस्ते दामों पर प्याज बेचने की कोशिश की, लेकिन मोमेंटम उनके हाथ से चला गया। मीडिया सरकार से बार बार सवाल पूछ रही थी। ऐसे ही एक दफा जब पत्रकारों ने उस समय के सीएम साहिब सिंह वर्मा से पूछा कि गरीब आदमी प्याज के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्या कहेंगे, तो साहिब सिंह का जवाब था, गरीब आदमी प्याज खाता ही नहीं है, ये तो मिडिल क्लास और एलीट क्लास वाले खाते हैं। सीएम के इस बयान को विपक्ष की कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस की उस समय दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष थी सोनिया गांधी की करीबी शीला दीक्षित। उन्होंने इसे मुद्दा बनाया, प्याज की मालाएं पहनकर प्रदर्शन करने लगे। वर्मा अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये बयान और कुल जमा एंटी इनकम्बेंसी उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जा रही है। उधर मदन लाल खुराना का गुट था जो कब का साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से उतारने के लिए जुगत में भिड़ंत में लगा था। आखिरकार भारी दबाव के चलते 12 अक्टूबर 1998 को साहिब सिंह वर्मा ने इस्तीफा दिया। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र अपनी किताब दिल्ली दरबार में लिखते हैं कि साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से निकले और डीटीसी की सरकारी बस में बैठकर अपने घर मुंडका चले गए। इस समय भाजपा के सामने कांग्रेस की शीला दीक्षित थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, मजबूत महिला नेता। बीजेपी को काट ढूंढनी थी। साहिब सिंह के इस्तीफे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर मीटिंग हुई। इसमें साहिब सिंह वर्मा मौजूद थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो थे ही, इसके अलावा गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी के उस समय के अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन भी। मीटिंग के 3 घंटे बीते, वर्मा बाहर निकले। पत्रकार बताते हैं कि उनके चेहरे पर नाराजगी थी। फिर शाम को एक और मीटिंग हुई और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को भी बुलाया गया और बुलाया गया वाजपेयी सरकार में मंत्री सुषमा स्वराज को। और फिर हुआ ऐलान कि सुषमा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। वेंकैया नायडू ने मीडिया से कहा, हमने निर्णय लिया कि हम सुषमा जी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। ये सभी की सहमति से लिया गया। इसमें साहिब सिंह वर्मा भी शामिल हैं। फिर 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। पार्टी को चुनाव में जाना था, रूठों को मनाना था। पदभार संभालने के साथ ही सुषमा ने सबसे पहला काम किया दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ संबंध सुधारने का।
दोपहर का खाना खाया साहिब सिंह वर्मा के साथ और रात का मदन लाल खुराना के साथ। बतौर दिल्ली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के पास समय और रास्ते दोनों कम थे। कुछ महीनों के भीतर चुनाव और दिल्ली का मूड भाजपा के खिलाफ जा रहा था। सुषमा स्वराज ने फायर फाइटर की भूमिका अख्तियार की, प्याज की समस्या को सुलझाने का बीड़ा उठाया, गोदामों पर छापे मारे, सप्लाई को सुनियोजित करने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया। साथ ही आदेश दिया कि लोगों तक प्याज की सप्लाई होती रहे, इसके लिए वैन का इस्तेमाल किया जाए। परिणाम, प्याज का दाम 10 रुपए किलो तक आ गया। लेकिन चुनाव में ऐसा परिणाम भाजपा को नहीं मिला। सुषमा ने खुद दिल्ली की हौज खास विधानसभा सीट से पर्चा भरा। उनके सामने थी कांग्रेस प्रत्याशी किरण वालिया। सुषमा स्वराज तो जीत गई, पर बीजेपी उनके नेतृत्व में हार गई। पिछली विधानसभा में 49 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 15 सीटें जीत पाई। कांग्रेस को 38 सीटें मिली। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन गई। सुषमा फिर से देश की राजनीति में एक्टिव हो गई और मंत्रिपरिषद में उनकी वापसी भी हो गई। तब से अब का दौर, 27 साल बाद फिर से भाजपा की दिल्ली में सत्ता वापसी हो रही है। यहाँ ये जिक्र करना जरूरी होगा कि जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी 15 बरस के गैप के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बहुमत से कुछ कम, तब मुख्यमंत्री का चेहरा, घोषित चेहरा थे डॉक्टर हर्षवर्धन। 2015 में जब ये आम आदमी पार्टी के सामने बुरी तरह हारे, तब मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा थी किरण बेदी, जो खुद भी विधायकी का चुनाव हार गई थी। 2020 में किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ और 2025 में भी नरेंद्र मोदी के नाम और संगठन पर चुनाव लड़ा गया। इसीलिए 8 फरवरी के बाद से इंतजार चल रहा था। इंतजार पूरा हुआ और अब 20 फरवरी को दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, संविधान की शपथ लेकर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और विस्तार से इस पूरी प्रक्रिया पर बात करेंगे अपने वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और टूथ का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अब दूसरी खबर, बात प्रकृति लामसाल केस की। हमने आपको बीते दिन के लंच टॉप शो में बताया कि भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में 20 साल की छात्रा प्रकृति ने अपनी जान दी। इसके बाद प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने वहां पढ़ने वाले नेपाली छात्रों को निकालने का घिनौना और नस्लभेदी निर्णय लिया। नेपाल सरकार का हस्तक्षेप, ओडिशा सरकार का हस्तक्षेप, इसके बाद बेशर्म प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी। अब अपडेट यह है कि ओडिशा पुलिस ने केस के मुख्य आरोपी आद्युक श्रीवास्तव के अलावा 5 अन्य लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया है। इनमें 3 KIIT के अलग अलग कोर्स के निदेशक और 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। पांचों पर आरोप, इन्होंने प्रकृति लामसाल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को बलपूर्वक हटाया। इसके अलावा प्रकृति के परिजन अपनी बेटी की डेड बॉडी लेकर आज भुवनेश्वर से नेपाल के लिए रवाना हुए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को प्रकृति के साथ आखिरी बार क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, 16 फरवरी की दोपहर 2:51 पर प्रकृति ने अपनी मां से फ़ोन पर बात की। कहा वो कॉलेज के फेस्ट में जा रही हैं, जैसे ही रूम पर पहुंचेंगी कॉल बैक करेंगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास KIIT प्रशासन ने पेरेंट्स को कॉल किया और जानकारी दी कि प्रकृति ने अपनी जान दे दी है। उनके पिता सुनील लामसाल ने कहा, प्रकृति बचपन से कम बोलती थी, इंट्रोवर्ट थी, पढ़ाई में अच्छी थी और बड़ी होकर IT इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती थी। उनके इस ख्वाब को साल 2022 में उड़ान मिली। इस साल KIIT ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मकसद विदेशी छात्रों को दाखिला। KIIT इन तमाम पेरेंट्स से वादा किया, वहाँ पढ़ने पर छात्रों को सुविधाएं मिलेंगी, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। उनका नेपाल से हमेशा एक फ़ायदेमंद डोमेन वाला नाता रहा, क्योंकि पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स का 40% हिस्सा नेपाल के छात्रों का होता। तमाम वादों पर भरोसा कर प्रकृति अपने 2 चचेरे भाइयों अनुरोध और सिद्धांत के साथ पढ़ाई करने आ गई। प्रकृति और अनुरोध को कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिला, सिद्धांत को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन लंबे वक्त तक अनुरोध और सिद्धांत को नहीं पता चल पाया कि प्रकृति किसी तरह की प्रताड़ना का शिकार हो चुकी थी। उन्होंने ये बात कनाडा में रहने वाली अपनी दोस्त से शेयर की। दोस्त ने कहा, बदनामी होगी, किसी से शेयर मत करना। प्रकृति ने फिर भी KIIT के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रकृति और आद्विक से बातचीत कर मामले को सुलझाने का दावा किया और कुछ दिनों बाद प्रकृति ने अपने हॉस्टल रूम में जान दी। उनके हॉस्टल रूम का वीडियो भी सामने आया, जिसके कुछ एडिटेड हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। इस केस में छात्रों का प्रोटेस्ट अभी तक शांत नहीं हुआ। 19 फरवरी को छात्र अपनी मांगों को लेकर कैंपस में धरने पर बैठे रहे। प्रशासनिक कार्रवाई, KIIT प्रशासन की माफी के बाद भी उनकी क्या मांगे हैं, जानते हैं। हम लोग फेस्ट से आ रहे थे और सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हुआ था। हाँ। वहाँ से इंसिडेंट चालू हुआ, तो उसके बाद हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे इस पर। हम लोग को मना किया गया है प्रॉपर कुछ भी बोलने है, अंदर हम लोग पे एक्शन लिया जाएगा फिर। हाँ, थोड़ा सा डर है कि हम पे एक्शंस ले सकते यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल उस लड़की के केस में वो इतने महीनों से उसको हैरेस किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में IRO ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया?
अगर दिया होता तो आज वो जिंदा रहते हम लोगों के साथ। सेकेंडली, क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकाल दिया गया? ललन टॉप की रिपोर्टर श्रुतिका और विजय इस समय भुवनेश्वर में इस केस को कवर कर रहे हैं। तमाम ताज़ा डेवलपमेंट्स पर उन्होंने क्या शेयर किया, सुनते हैं। कुछ बिंदु स्टूडेंट्स की तरफ से बताए गए हैं कि वो ये रेज कर रहे हैं कि इन मांगों पर बात की जाए। एक तो ट्रांसपेरेंट जांच की मांग वो सबसे पहली रख रहे हैं यहाँ पर, ताकि न्याय मिल सके छात्रा को, जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सके। कुछ सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी उठाए गए कि जो पोस्टमार्टम किम्स में हुआ, जो कि KIIT यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, वहाँ पर क्यों ये पोस्टमार्टम हुआ है, उसको लेकर सवाल उठाए। और उनका ये भी कहना है कि जो नेपाली स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इनिशियली शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही था। ये तो ओडिशा का घटनाक्रम था। इसका असर पड़ोसी देश नेपाल में भी देखा गया। खबरें आई कि KIIT में पढ़ाई करने के लिए नेपाल के छात्रों को जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए होता है, उस पर नेपाल सरकार रोक लगा सकती है। इसके बाद KIIT में आगे आने वाले नेपाली स्टूडेंट्स की संख्या कम हो सकती है। नेपाल की संसद में भी मुद्दा गरमाया। 18 फरवरी को वहाँ के सांसदों जैसे शिशिर खनाल, मनीष झा, शेर बहादुर कुंवर और शांति बीका ने मुद्दे को उठाया। डिमांड की सिर्फ KIIT नहीं, भारत में पढ़ने वाले सभी नेपाली छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से हो। सांसदों की एक और डिमांड, नेपाल की डिप्लोमेटिक नीतियों का पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे अपने देश के बाहर नेपाल के लोगों का आत्मसम्मान बचा रहे। हमने नेपाल में मौजूद पत्रकारों को फ़ोन लगाया और जानना चाहा कि वहाँ पर इस केस पर क्या गतिविधियाँ हैं। कीट विश्वविद्यालय में एक नेपाली स्टूडेंट के साथ जो दुर्घटना घटित हुआ, वो बहुत ही अत्यंत ही खेदजनक है। पहली बात तो ये प्रिवेंटेबल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स ने कैंपस प्रशासन के साथ कैंपस प्रशासन को अपने बारे में सूचित भी किया था, लेकिन कैंपस प्रशासन की चुप्पी के कारण लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद कैंपस प्रशासन का बर्ताव भी बहुत बुरा रहा। एक के बाद एक उन्होंने गलत कदम उठाए। जिस तरह से उन्होंने कैंपस से स्टूडेंट्स को निकाल बाहर फेंका, कैंपस को बंद घोषित कर दिया, और जिस तरह से कैंपस के यूनिवर्सिटी के कई ऑफिशियल्स ने अमर्यादित और अभद्र शब्द प्रयोग किए नेपाली विद्यार्थियों के लिए, उसने तीखा प्रतिक्रिया इधर जेनरेट किया। जहाँ तक इसके बारे में फिर नेपाल पार्लियामेंट में भी कल बात हुई। अधिकांशों का कहना ये था, केंद्रित इसमें था कि नेपाली विद्यार्थी जो भारत में पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की प्रत्याभूति की बात ज़्यादातर रही, और उनकी सुरक्षा और गरिमा की बात। नेपाल से भारत में पढ़ने जाने का सिलसिला बहुत ही पुराना है। बहुत ही दशकों से नेपाली विद्यार्थी भारत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए अभी रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा घटना इसीलिए असामान्य है कि क्योंकि कभी नहीं सुना गया था। इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट आया उड़ीसा से संडे को। नेक्स्ट डे पार्लियामेंट में और संडे और मंडे दोनों दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन साइड से इस पर उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि स्टेटमेंट देने के लिए कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और लेकिन मेंबर्स काफ़ी एजिटेटेड थे। उन्होंने कहा कि नेपाल गवर्नमेंट को भारत सरकार से द हाईएस्ट लेवल बात करना चाहिए, इसका फेयर प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, भुवनेश्वर और जगह। उनके सिक्योरिटी पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर KP ओली के तरफ से नेपाली दूतावास दिल्ली को ये इंस्ट्रक्शन किया गया है कि आप जाइए वहाँ। पार्लियामेंट में एक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसमें मेंबर्स ने ये डिमांड किया कि गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ हाईएस्ट लेवल में बात करें और ये एश्योर करें, मतलब किसी तरह का स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्ट करके नेपाली स्टूडेंट्स सेफ है, उनके डिग्निटी पर, उनके लाइफ पर कोई ये नहीं होगा। और इंस्टीट्यूट और वहाँ के जो स्टाफ है जिन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए नेपाली कम्युनिटी के अगेंस्ट में, नेपाली स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज किया, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियां।
पहली सुर्खी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 19 फरवरी को भी महाकुंभ और वहां की व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठा। उर्दू भाषा और कठमुल्ला शब्द के इर्द गिर्द भी दोनों तरफ से बयान आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। वहीं ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। और अब इन बयानों पर योगी आदित्यनाथ ये बोले। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात रखी। इस बयान की मैं कड़ी आलोचना करते हुए यही कहूंगा कि ये मानसिक तौर से बुरी तरह से बीमार हैं, इलाज करावें और लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का जो पाप किया है, जो काम किया, उसके लिए देश से क्षमा मांगे, श्रद्धालुओं से क्षमा मांगे, प्रदेश की जनता से क्षमा मांगे। विपक्ष की तरफ से बोलने खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सीएम योगी के 18 फरवरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें योगी ने उर्दू भाषा और कठमुल्ला शब्द के इर्द गिर्द एक बयान दिया था। वो बयान सुनिए फिर प्रतिक्रिया। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अब माता प्रसाद को सुनिए, जिन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखे वो कठमुल्ला थे? उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है। अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह। आपको मालूम ही है कि बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। अब इस बहस का तापमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान ने बढ़ाया। उन्होंने ममता का समर्थन करते हुए कहा कि अब आपको 12 साल पहले पता था कि महाकुंभ आने वाला है, तो तैयारी क्यों नहीं की? वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी। सीएम की प्रतिक्रिया पर आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से भी रिएक्शंस आए। इस धरोहर को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपमान किया, हिंदुओं को अपमान किया, मैं जनता से आह्वान करता हूं, पूरे भारत की जनता से, हिंदुओं से आह्वान करता हूं, जहां ममता बनर्जी दिखे, उनकी फोटो दिखे, जो भी दिखे, वहां पे आप विरोध करिए। हो या ममता बनर्जी हो, सभी लोग पूरी तरह से सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए हैं। इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले समय में इन्हें जनता माफ नहीं करेगी और इनको इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये अगली सुर्खी, देश के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत चीन सीमा विवाद के साथ साथ देश के भीतर सेना को लेकर हो रही राजनीति पर बयान दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। This being a political question, I think the political answer has been given by Raksha Mantri ji in form of Twitter and MOD details description which has been given out. But two things which I learned from that first thing, it is important that I must make an endeavor that army should not be involved in the politics. If I can say that both sides were in contact with each other and over a period of time both sides then decided to get back.
So when they get back, then it is called as disengagement. पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल ने बीते दिनों दावा किया कि चीफ ऑफ आर्मी ने यह कहा कि लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ हुई थी और इस पर सेनाध्यक्ष ने उन्हें जवाब दिया। इस पॉडकास्ट में उनसे उनके पुराने बयान पर सवाल पूछे गए जब उन्होंने कहा था कि इंडिया और चीन बॉर्डर को डॉक्टर्ड किया गया है। इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं घुसी। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही भेज दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।